अभी ये जो हम लोगों ने जो नेफ्रॉन बनाया है, ये एक्चुअली करेगा क्या? पहली बात है, ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालेगा। क्लियर हो गया? मैं एकदम सिंपल वर्ड आपको बताता हूं, होता है एक्चुअली क्या है। तो जो मेरा ब्लड होगा, उस ब्लड में यूजफुल सब्सटेंस भी होंगे और वेस्टफुल सब्सटेंस भी होगा। क्लियर हो गया? तो सिंपल आपका एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूं। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल जैसे ईद हो गया या दुर्गा पूजा या दिवाली है, तो आप जब रूम साफ करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या घर में कहीं भी रहते हैं, तो जब रूम साफ करते हैं तो करते क्या है? तो सबसे पहले घर का जितना भी सामान है सब बाहर निकाल देते हैं, बरामदे पे निकाल दिए, उसके बाद उसको ले जाके फेंक दिए। यही करते हैं? नहीं करते हैं। तो उसको फेंक नहीं देते हैं, सब सामान आप बाहर निकाले हैं। अरे याद रखिए, तो सब सामान जब आपने बाहर निकाला है तो उसमें आपका यूजफुल भी है और वेस्टफुल भी है। तो अब जब वो सामान को आप निकाल तो सब दिए, अब उसको यदि आपको फेंकने की बारी आएगी तो अब उसमें सॉर्टिंग होगा। तो जो चीजें बेकार होगा उसको फेंक दिया जाएगा और जो चीजें काम का होगा उसको फिर से रिटर्न ले लिया जाएगा। नया समझ में पूरा क्लियर हो गया कि पहले तो ये करना है कि यूजफुल और हार्मफुल दोनों को बाहर निकालना है। रूम को साफ करना है, तो रूम साफ करना, तो जो काम का चीज है और बेकार का चीज है सबको पहले रूम से बाहर बरामदा में रख दिया। फिर वहां से पता चला कि अरे ये तो काम का चीज है, तो जो जो काम का चीज था फिर उसको रिटर्न ले लिया, यानी बॉडी, रूम को मान लीजिए बॉडी, तो फिर वो चीजें यूजफुल चीजों को बॉडी के अंदर ले लिया गया और जो हार्मफुल चीजें था उसको छोड़ दिया गया और वो बाहर चला गया। यही काम यहाँ पे होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास में कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले एफरेंट आर्टियोल जो है वो ब्लड को लेकर के, किडनी बोल दीजिए या नेफ्रॉन बोल दीजिए, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एफरेंट आर्टियोल यहां आकर के ब्रांचिंग करेगा और ये ब्रांचिंग के बाद ये बना देगा ग्लोमेरुलस, जिसको कैपिलरी भी आप बोलते हो। क्लियर हो गया? और इधर आपका ब्लड लेकर के किडनी से दूर जो जाएगा वो आपका हो जाएगा इफरेंट आर्टियोल। ये हो गया इफरेंट आर्टियोल। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बड़ा क्लियर करूंगा। इफरेंट आर्टियोल, कोई डाउट नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ा रखे इसलिए कि मेरे लिए बहुत आसान है आपको समझा देना और आप आसानी से समझ जाएंगे। अब यहां से क्या हो गया कि ये जो एफरेंट आर्टियोल है इसमें ब्लड आएगा। क्लियर हो गया? ये जो ब्लड आएगा तो इसमें दो तरह के सब्सटेंस हमारे पास में होंगे इस ब्लड में, यूजफुल भी होगा और हार्मफुल भी होगा। हार्मफुल भी होगा, लेकिन जो यूजफुल सब्सटेंस होगा वो मेरे काम के लायक का चीज है, और जो हार्मफुल सब्सटेंस होगा उसको वेस्टफुल सब्सटेंस भी बोला सकता है। वेस्ट सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी के लिए उसकी जरूरत नहीं, और जो यूजफुल सब्सटेंस है वो यूज करना है मेरे को, जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो वेस्ट सब्सटेंस है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो होता क्या है कि ये ब्लड जैसे ग्लोमेरुलस में आता है तो यहां पे प्रेशर डेवलप होता है। वो प्रेशर इसलिए डेवलप होता है क्योंकि ये जो एफरेंट आर्टियोल आपका है, ये जो एफरेंट आर्टियोल है, ये इधर से इसका डायमीटर ज्यादा होने के कारण, इसका डायमीटर ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा ब्लड यहां ग्लोमेरुलस में भेज देता है, और इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कम होने के कारण इधर से ब्लड कम फ्लो कर पाता है। तो उधर से ज्यादा चीज आ गया और इधर से कम चीजें निकलेगा, तो यहाँ पे चीजें जमा होने लगेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। ये जो प्रेशर इस ग्लोमेरुलस में इंक्रीज करेगा तो इसके कारण क्या होगा, ब्लड से यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों सब्सटेंस छन करके ये बॉमेंस कैप्सूल के यूरिनरी स्पेस में आ जाएगा। नहीं समझ में आया? पूरा समझ में आ गया?
अब इसमें ये जो यूरिनरी स्पेस में जो ये ब्लड फिल्ट्रेट हुआ है, जो आया है, ये फिल्ट्रेट में, ये जो फिल्ट्रेट होगा, इस फिल्ट्रेट में यूजफुल सब्सटेंस भी होगा और हार्मफुल सब्सटेंस भी होगा। क्लियर हो गया? यदि इस फिल्ट्रेट में यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस होगा तो फिर क्या किया जाएगा, जो यूजफुल सब्सटेंस होगा इस स्पेस से निकाल करके बॉडी को रिटर्न कर दिया जाएगा और हार्मफुल सब्सटेंस को इसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये बॉमेंस कैप्सूल हो गया, फिर पीसीटी आएगा, फिर लूप ओपन आएगा, फिर डीसीटी, उसमें छोड़ दिया जाएगा और वो आपका यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आपका रूम का जो क्लीनिंग सिखाया कि रूम को क्लीन कैसे करते, साफ कैसे करते, तो पहले सारे सामान को बाहर निकाल देते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको फिर रूम के अंदर ले लेते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस को यानी वेस्टफुल सब्सटेंस को या वेस्ट सब्सटेंस को बाहर ही फेंक देते हैं। हो गया? तो वही काम यहाँ पे मेरे को करना है। हम जब ब्लड की सफाई कर रहे थे तो उस समय मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि इसमें कौन काम का सामान है, कौन बेकार का सामान है। पहले पूरा का पूरा फिल्ट्रेट तैयार कर लिया और उस फिल्ट्रेट में से अब सॉर्टिंग शुरू हो जाएगा। जो यूजफुल होगा उसको फिर से रिटर्न कर लिया जाएगा, यानी ब्लड को ही दे दिया जाएगा। रूम से निकाले थे यूजफुल तो फिर किसको दे दिए, रूम ही को दे दिए। तो उसी तरीके से आपने ब्लड से यूजफुल सब्सटेंस को यहाँ लाया है, वेस्टफुल सब्सटेंस को यहाँ पे लाया यूरिनरी स्पेस में फिल्ट्रेट करके। तो यूजफुल सब्सटेंस को फिर जब हम रिटर्न करेंगे तो किसको रिटर्न करेंगे, तो ब्लड को ही रिटर्न कर देंगे और वेस्टफुल सब्सटेंस को क्या करेंगे, यूरिन के थ्रू पास कर देंगे। पूरा क्लियर हो गया? तो अब यहां से क्या होगा, क्लियर करिएगा। तो ये यूरिनरी स्पेस में वो फिल्ट्रेट आ गया। वो फिल्ट्रेट अब क्या होगा कि नीचे वो फिल्ट्रेट मूव करना शुरू करेगा। ध्यान से देखिएगा, अभी फिर मैं थोड़ा सा समरी टाइप का कर रहा हूं, फिर आगे इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। क्लियर हो गया? अब ये जो फिल्ट्रेट आया, इस फिल्ट्रेट में मेरा यूजफुल सब्सटेंस भी है और हार्मफुल सब्सटेंस भी है। लेकिन मेरा जो पीसीटी था इसमें आपको बताया था कि क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल है विथ ब्रश बॉर्डर। ये जो ब्रश बॉर्डर है ये आपका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। यहाँ जो मेरे जो यूजफुल इस फिल्ट्रेट में, ये जो फिल्ट्रेट मेरा है, इस फिल्ट्रेट में जो यूजफुल सब्सटेंस होगा, जो यूजफुल सब्सटेंस होगा उसको ये माइक्रोविलाई जो ब्रश बॉर्डर है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी यहाँ पे री एब्जॉर्ब लगाना। क्या लगाओगे, री का मतलब होता है पुनः, दोबारा। री का मतलब दोबारा एब्जॉर्ब करेगा। ये दोबारा क्यों लगा रहे हैं, ये ब्लड में जो यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस आया है ये कहां से आया, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आया, जीआईटी से आया। जीआईटी में जो फूड आपने ब्रेक किया और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट थे या उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे, वो सारे टॉक्सिक सब्सटेंस यानी यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस आपके ब्लड में आ गया। उस फूड में जीआईटी में जो डाइजेशन हुआ, उस डाइजेशन के बाद यूजफुल सब्सटेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन के मदद से, किसके मदद से, एब्जॉर्प्शन के मदद से कहां आ गया, तो ब्लड में आ गया। फिर से बोल रहा हूं, आपने जो फूड इनटेक किया उस फूड में जो भी यूजफुल थे और हार्मफुल सब्सटेंस थे वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया और एब्जॉर्ब होके कहां आ गया, ब्लड में आ गया। क्लियर हो गया? तो ब्लड में आ गया तो ये एब्जॉर्ब हो गया और फिर यही यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस ब्लड में जब आ गया तो वो ब्लड आ गया किसके पास में, किडनी के पास में। वो ब्लड कहां गया, किडनी के पास में। और ग्लोमेरुलस से वही यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस अब यूरिन के थ्रू यूरिन बना करके बाहर निकलने वाला था। यूरिन बना के बाहर, लेकिन वो यूरिन बना के बाहर निकलता तो यूजफुल सब्सटेंस भी यदि मेरा बाहर निकल जाता तब तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो डाइजेशन करके यूजफुल सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस यहाँ पे जो डाइजेशन किया इससे जो यूजफुल सब्सटेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस आपका आया है, वो सब्सटेंस आपका यहाँ पे ब्लड में जो आया है, तो यूजफुल सब्सटेंस को तो इसलिए लाए हैं ताकि यूज कर सके।
अब वो यदि यहाँ किडनी उसको यूरिन के थ्रू यदि उस यूजफुल सब्सटेंस को बाहर निकाल देगा, तब तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पर्पस ही खत्म हो गया, तब तो ये बेकार हो जाएगा। तो इसलिए करके क्या करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो डाइजेशन हुआ यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस डाइजेशन हुआ, उससे यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस क्या हुआ कि ब्लड में आ गया। यूजफुल लिखा हुआ है, ये ध्यान से रखिएगा, या हार्मफुल लिखा हुआ, और ये ब्लड में आ जाएगा। किस मदद से? तो एब्जॉर्प्शन के मदद से। क्लियर हो गया? तो अब एब्जॉर्प्शन के मदद से वो ब्लड में आ गया। अब ये ब्लड जो है वो आ गया किडनी के पास में, और ग्लोमेरुलस से वही यूजफुल सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस यूरिनरी स्पेस में आ गया। तो फिर ये किडनी अब चाहेगा कि यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करके फिर कहां पहुंचा दे? ब्लड। यानी ये यूजफुल सब्सटेंस, ये जो रीएब्जॉर्ब होगा, ये रीएब्जॉर्ब कौन सा सब्सटेंस होगा? तो यूजफुल सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन होगा, और ये यूजफुल सब्सटेंस फिर रिटर्न बैक कहां कर दे हम लोग? तो ब्लड को रिटर्न बैक कर दे। यदि आप इसको रीएब्जॉर्ब नहीं करते, यदि यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब नहीं करते, तो ब्लड से वो यूजफुल सब्सटेंस यूरिन के थ्रू पास हो जाता। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा फिर एक बार साफ करेंगे यहाँ पे बोर्ड को, और देन आफ्टर आपको क्लियर करेंगे। और तो यहाँ पे एकदम क्लियर करिएगा कि ब्लड में जो यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस से पहले वो सारे फिल्ट्रेट हो गए, और फिल्ट्रेट होकर कौन सा स्पेस में आया? यूरिनरी स्पेस में आया, और फिर उसमें से यूजफुल सब्सटेंस को क्या कर लिया गया? रीएब्जॉर्ब कर लिया गया। और वो यूजफुल सब्सटेंस जो रीएब्जॉर्ब हुआ, तो वो यूजफुल सब्सटेंस फिर कहां आ गया? ब्लड में आ गया। और जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो हार्मफुल सब्सटेंस था, हार्मफुल सब्सटेंस वो इसी में रह गया, हार्मफुल सब्सटेंस इसी में रह गया, और यूजफुल सब्सटेंस क्या हो गया? रीएब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आ गया। कोई डाउट नहीं है? अब आइए आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साफ करते हैं इस जगह पे, तो फिर बात करते हैं। ये तो यूरिनरी स्पेस आपका है, ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो आपका फिल्ट्रेट बना, अब यहाँ से हम लोग फिर इसको साफ करके क्लियर करते हैं। ये जो आपका फिल्ट्रेट बना, इस फिल्ट्रेट में एकदम क्लियर करिएगा, अब केवल हम फिल्ट्रेशन का बात करेंगे। अब ये जो हमारा फिल्ट्रेट बना, तो इस फिल्ट्रेट में ये जो फिल्ट्रेट आया, इस फिल्ट्रेट में मेरा दो तरह का सब्सटेंस है। एक सब्सटेंस हार्मफुल सब्सटेंस है, और एक सब्सटेंस इसमें यूजफुल सब्सटेंस है। हो गया? तो ये जो यूजफुल सब्सटेंस है, इस यूजफुल सब्सटेंस का 70 to 90% हो गया, यानी 70% आप पकड़ के चलिए, तो 70% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहां हो जाएगा? तो पीसीटी में हो जाएगा। ये पीसीटी, ये बॉमेंस कैप्सूल था, यहां पे ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ा, तो ब्लड फिल्ट्रेट हुआ। इस फिल्ट्रेट में यूजफुल सब्सटेंस भी है, हार्मफुल सब्सटेंस भी है। तो यूजफुल सब्सटेंस में से 70 to 90% जो चीजें होंगी वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और रीएब्जॉर्ब होकर के यूजफुल सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब होकर के कहां आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, यानी बॉडी से बाहर नहीं निकाल। जैसे यदि आप रूम में कंसीडर कीजिएगा, हमको रूम को साफ करना है, तो यहाँ ब्लड साफ करना था, वहां ब्लड की जगह आप रूम कर लीजिए। रूम को साफ करना है, तो रूम से सारे सामान को मैंने बाहर निकाल दिया, यूजफुल भी और हार्मफुल भी। फिर क्या किया? जो यूजफुल था वो फिर रूम को रिटर्न कर दिया, और जो हार्मफुल था उसको यूरिन के थ्रू क्या करेंगे? पास कर देंगे। यानी वो जो हार्मफुल है वो क्या करेंगे? कचरे में डाल देंगे। कोई डाउट नहीं? तो हमारा वही बात है कि हमको ब्लड को क्लीन करना है। ब्लड में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, या जो वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको मेरे को ब्लड से बाहर कर देना है। तो ब्लड से बाहर निकालने के पहले हमने यहाँ पे ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट बनाया। ये फिल्ट्रेट प्रेशर के कारण बना, और इस फिल्ट्रेट में यूजफुल सब्सटेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस है। उस यूजफुल सब्सटेंस का जो आ गया है फिल्ट्रेट में, उसको हम कोशिश करेंगे कि यूरिन से पास नहीं करें, यूजफुल सब्सटेंस यूरिन से पास नहीं करे। तो इसलिए करके उसका क्या करेंगे? रीएब्जॉर्प्शन, और उसको फिर कहां लौटा देंगे? तो ब्लड में। तो ये तो हो गया पीसीटी में 70 to 90% की बात। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पीसीटी होगा, ये नीचे जो खुलेगा तो ये हो जाएगा लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले में मेनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा।
किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा? वाटर का। तो लूप ऑफ एनले में क्या करते हैं? तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। किसका रीएब्जॉर्प्शन करते हैं? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। अब आइए दो चीजें आपको एकदम क्लियर करते हैं, इसको पकड़िएगा। जैसे एकदम क्लियर करते तब यहां हम लोग आएंगे। जैसे हम लोग ने नेफ्रॉन का बात किया था, फिर से मैं यहां लिख रहा हूं, नेफ्रॉन का बात किया था, तो इसमें दो चीजें हमारे पास आया था। एक चीज आया था ग्लोमेरुलस, एक आया था ट्यूबुलर, तो एक आया था ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो मैं बोला था ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें आया था बॉमेंस कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले और उसके बाद डीसीटी। क्लियर हो गया? बॉमेंस कैप्सूल को हटा दीजिए, ग्लोमेरुलस को हटा दीजिए। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, यदि इस तीनों स्ट्रक्चर में यदि आपको ऐसे रहे कि एरो बाहर के तरफ है, यानी ट्यूब से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। को डाउट? पहले एकदम क्लियर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में आपका पिक्चर दिया हुआ होगा। यदि आपके एनसीईआरटी का पिक्चर ऐसे हम कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दे, तो उसमें आप यदि देखोगे तो कुछ एरो बाहर के तरफ निकला होगा, उस ट्यूब से बाहर की तरफ, और कुछ एरो ट्यूब के अंदर होगा। तो जो चीजें बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसका मतलब वो ब्लड में जा रहा है। वो कहां जा रहा है? तो कोई भी चीज यदि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो रीएब्जॉर्ब होकर के वो जाएगा कहां? ब्लड में जाएगा। और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से यदि एरो बाहर के तरफ है, तो इसका मतलब ये एरो बाहर के तरफ है, तो इसका मतलब रीएब्जॉर्प्शन तो बोल ही दिया। और यदि एरो अंदर के तरफ है, तो इसका मतलब हो जाएगा सिक्रीशन। सिक्रीशन यानी 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 वो ब्लड से वो चीजें बाहर निकल जाएगी यूरिन के थ्रू। तो यदि आप यूरिन के थ्रू किसी चीज को बाहर निकालना चाहते हैं, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में सिक्रीशन कीजिए, यानी उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर उस चीजों को डालिए। और आप चाहते हैं कि नहीं वो चीज यूरिन से पास नहीं करे, तो उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बाहर निकालिए। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में यदि डाल दीजिएगा तो वो क्या होगा? बाहर चला जाएगा। और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से यदि बाहर निकाल लीजिएगा तो वो ब्लड में रह जाएगा। कोई डाउट नहीं है? जैसे सपोज मेरे पास में यहाँ पे अभी एक ट्यूब है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है। क्लियर हो गया? अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, तो यदि मेरे को इससे कोई चीज बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना है तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और इसके अंदर यदि कोई चीज है, तो हमको उसको यदि ऐसे एरो बाहर कर दे, इसका ये ब्लड में आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है? तो इसका मतलब यदि इस ट्यूब में कोई चीज फॉलो हो रहा है, और उस फॉलो होते हुए चीज से यदि हम चीजों को ऐसे बाहर निकाल ले, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो चीज अब इधर से जा नहीं पाएगा, वो चीजें रिटर्न हो गया। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा कोई चीज इससे होकर के बाहर चला जाए, तो इसके अंदर डाल दीजिए चीजों को। कोई डाउट नहीं है? तो यदि जैसे कोई नाली बह रहा है, तो उस नाली में आप अपने घर का वेस्ट मटेरियल उसमें डाल दिए, तो वो वेस्ट मटेरियल उस नाली के थ्रू चला गया नदी में। अब उसी नाली में 50 का नोट गिर जाएगा, तो क्या करिएगा? वहां से निकाल लीजिएगा। अब वो नाली में जो 50 रुपये का नोट गिरा है, वो क्या नदी में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो आपने उसको आप ही के पैकेट में था, वहां से गिर गया उस नाली में। 50 हो सकता है कि आप छोड़ दीजिएगा, 5000 का नोट गिर गया। 50 का तो आपको वैल्यू नहीं है, क्योंकि पिताजी कमाते हैं। अब पिताजी के कमाई में 50 रुपये का आपको इंपोर्टेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप अपना कमाएंगे तो उस 50 रुपये का इंपोर्टेंस समझ में आ जाएगा। तो आपको 50 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 5000 का नोट यदि उस नाली में गिर जाए, तो आप क्या कीजिएगा? उसको रीएब्जॉर्ब कर लीजिएगा, उसको तुरंत बाहर निकाल लीजिएगा। तो इसका मतलब होगा कि वो 5000 का नोट अब वहां नदी में नहीं जा पाएगा। लेकिन उसी में आप अपना टूटा फूटा हुआ सामान, सब्जी का जो छिलका उलका वो सब फेंक दिए, तो वो फेंक दिए तो वो वेस्ट मटेरियल था, तो वो अब नाली के थ्रू कहां चला जाएगा? तो नदी में चला जाएगा। तो वही बात है। तो मेरा ब्लड यहाँ पे छना, तो छनने के बाद यूजफुल सब्सटेंस भी, हार्मफुल सब्सटेंस भी है। तो हार्मफुल सब्सटेंस को इसी में छोड़ देंगे, तब ये बाहर निकल जाएगा बॉडी से।
लेकिन यदि उसी में से यदि हम यूजफुल सब्सटेंस को बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं तो इसको क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो खींचेंगे तो एरो कहां लगाएंगे, बाहर की तरफ। तो इसीलिए करके बाहर की तरफ उस ट्यूब से यदि एरो है तो इसका मतलब है रीएब्जॉर्प्शन है। और यदि ब्लड से कोई चीज उसमें डाल रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, सिक्रीशन, क्योंकि वो क्या करेगा, ये जो ट्यूब है उस मटेरियल को लेकर के यूरिन के थ्रू पास करवा देगा। तो ये बड़ा मार्का वाली बात है कि इसको आप एकदम पकड़ के रखिएगा कि रीअब्जॉर्प्शन का जो एरो होगा वो ऑलवेज ट्यूब से बाहर के तरफ होगा और ये रीअब्जॉर्ब होकर के चीजें आ जाएगी ब्लड में। क्लियर हो गया। और एरो यदि अंदर है ट्यूब के तरफ तो इसका सिक्रीशन हो जाएगा और सिक्रीशन के बाद ये आ जाएगा यूरिन में। क्लियर हो गया। तो ट्यूब में जो चीजें रह जाएगी लास्ट तक वो यूरिन से क्या करेगा, पास कर जाएगा। और जो चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएगा वो कहां आ जाएगा, तो ब्लड में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपका डायग्राम और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होगा ये आपका यहाँ पे दो तरह का लिम्ब है लूप ऑफ हेनले में, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और इसको बोलते हैं एसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि इसमें मटेरियल ऊपर जा रहा है, एसेंडिंग लिम्ब। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये वाटर का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर हो गया। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो अब मेरे को बताइए रीअब्जॉर्प्शन में एरो इस ट्यूब के अंदर करे या ट्यूब से बाहर की तरफ करे, तो यहाँ पे ट्यूब से बाहर की तरफ करे। तो यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है H2O का। लूप ऑफ हेनले का मेन काम क्या है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना। तो आपको बोले वाटर का रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले करेगा, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर दिया। और फिर इधर लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पे आएगा डीसीटी, जो भी बचा कुचा हुआ चीज होगी जिसका रीअब्जॉर्प्शन और करना है तो वो भी डीसीटी से भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बताइए किसका किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन यदि होगा तो एरो क्या करेंगे, उस डीसीटी से बाहर की तरफ करेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो जाए। और एरो यदि डीसीटी के अंदर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिक्रीशन। वही बात यहां कर सकते हैं। यदि कोई एरो को पीसीटी में कोई एरो को यदि हम बाहर की तरफ ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन। और यदि अंदर की तरफ कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, सिक्रीशन। कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लूप ऑफ हेनले हो चाहे डीसीटी हो चाहे पीसीटी हो, यदि कोई चीजें उससे बाहर की तरफ जा रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसके अंदर यदि आ रहा है तो वो सिक्रीशन हो रहा है। और जिस चीज की सिक्रीशन होगी वो यूरिन से पास कर जाएगा। नेफ्रॉन का ये जो आपका रीअब्जॉर्प्शन था नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन होता है। और अभी अभी मैं आपको बताया था रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ये दो तरीके से हो सकता है। क्लियर हो गया। एक पेसिवली होगा, पेसिवली, और एक एक्टिवली होगा। नाम से पता है कि पेसिवली यानी पेसिवली हो रहा है, कुछ अपने आप हो रहा है, तो एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। और यहां लगा हुआ एक्टिवली, मतलब एक्टिवली है तो इसका मतलब एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ता है। क्लियर हो गया। आप एक्टिव रहते तो उसमें ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। तो मैं बोला कि पेसिवली भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है और एक्टिवली भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन जिसकी जरूरत बॉडी को जितना ज्यादा या वो बॉडी के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ा रखा था, मैं वहां पे बोला था कि जिस चीजों का डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है उसी चीज का एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन किडनी में जाके होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पे आइए कि पेसिवली रीअब्जॉर्प्शन कब काल आएगा। तो पेसिवली रीअब्जॉर्प्शन जब भी होगा तो हाई कंसंट्रेशन, यदि मॉलिक्यूल का अमाउंट एक साइड बहुत ज्यादा होगा या अमाउंट ज्यादा होगा और दूसरे साइड उस मॉलिक्यूल का नंबर कम होगा या अमाउंट कम होगा, तो ये हाई टू लो चलेगा और तब तक चलेगा जब तक दोनों साइड बराबर नहीं हो जाए। यानी इधर यदि सपोज मैं गिन नहीं रहा हूं, यदि इधर 20 मॉलिक्यूल था और इधर 2 मॉलिक्यूल था तो इधर से इधर आपका 9 मॉलिक्यूल जाएगा, तो 9 और 2 मिलकर के ये 11 हो जाएगा और इसमें से 9 घटा दीजिए तो ये 11 हो जाएगा। तो दोनों साइड 11 मॉलिक्यूल आपका रहेगा। तो इसका मतलब पेसिवली यदि आप रीअब्जॉर्ब करिएगा तो दोनों साइड जब बराबर हो जाएगा तो वो एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा।
एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, यानी री एब्जॉर्प्शन है तो री एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा और एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा इक्वल होने के बाद। एक्टिवली में वो बात नहीं, एक्टिवली जब भी ये मूव कर गया हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कब तक? जब तक दोनों साइड बराबर नहीं होंगे। लेकिन जो एक्टिवली होगा उसमें मॉलिक्यूल हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन के तरफ मूव करेगा, यानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन के तरफ मूव करेगा और इसमें पूरे मॉलिक्यूल को इधर लाया जा सकता है, इस पूरे मॉलिक्यूल को इधर रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है या एब्जॉर्ब किया जा सकता है। आप जो बोलिए, डाइजेशन होगा तो एब्जॉर्ब बोल देंगे और यदि आपका किडनी का केस होगा तो रीएब्जॉर्प्शन बोल देंगे। तो इसका मतलब होगा कि इधर से जितने भी मॉलिक्यूल होंगे तो सारे मॉलिक्यूल को इधर ले आएंगे। ये संभव है कि सारा मॉलिक्यूल इधर आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर जो मॉलिक्यूल था ये अब यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं बचा, तो यहाँ नील हो गया और उधर क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया। और ये एनर्जी के मदद से होगा, यानी आपके पास जितना एनर्जी है उतना मॉलिक्यूल को इधर लेके जा सकते हैं, यानी लो टू हाई लेकर के जा सकते हो। क्लियर हो गया? तो लो टू हाई ले जाओगे और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को लेकर के एक साइड से दूसरे साइड जाके एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो किडनी जब रीएब्जॉर्ब करता है एक्टिवली तो जितने भी मॉलिक्यूल होगा सारे मॉलिक्यूल को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देगा, यूरिन से पास होने नहीं देगा। क्लियर हो गया? तो मैं बताऊंगा किस किस मॉलिक्यूल का एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर हो गया? आइए अब जो ये रीएब्जॉर्प्शन की बात बोला आपने यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट में, तो इसमें आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पीसीटी से। पीसीटी ट्यूबुलर पार्ट है, मैं आपको पढ़ा रखा हूं पहले। तो ये जो पीसीटी मेरा ट्यूबुलर पार्ट है, तो ये पीसीटी का बात करता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीसीटी का बात करते हैं। ये पीसीटी में क्या होगा? ये जो पीसीटी होगा, इस पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन भी होगा और क्या होगा? सिक्रीशन भी होगा। तो मैं पहले ही बता रखा था कि यदि पीसीटी से दोनों चीज होगा, रीएब्जॉर्प्शन भी होगा, रीएब्जॉर्प्शन, एंड दूसरा होगा सिक्रीशन। सिक्रीशन के लिए एरो पीसीटी के अंदर होना चाहिए और रीएब्जॉर्प्शन के लिए एरो पीसीटी से बाहर निकलना चाहिए। और कोई भी चीज रीएब्जॉर्ब होगा तो वो ब्लड में चला जाएगा। तो यानी पीसीटी से कोई चीज निकला तो ब्लड में चला गया। क्लियर हो गया? और पीसीटी में कोई चीज आया तो वो यूरिन के थ्रू सिक्रीट आउट हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पीसीटी में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो आप यहाँ पे क्लियर करिएगा, कहीं पे कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के थ्रू, तो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का, लाइट्स यानी आयन का प्लस वाटर का, कहां होगा? 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का पीसीटी से। क्लियर हो गया? और आइए नीचे बात करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप छोड़ नहीं सकते। क्लियर हो गया? अब आइए, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा जिसका रीएब्जॉर्प्शन होगा? तो आइए, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में बाइकार्बोनेट HCO3- पोटासियम K+। क्लियर हो गया? उसके बाद Na+ इलेक्ट्रोलाइट्स में लिख रहा है, Cl-। डाउट? तो ये जो 70 to 80% आप बोले कि इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन जो पीसीटी में होगा वो बाइकार्बोनेट है, पोटासियम आयन है, Na+ है, Cl-। क्लियर हो गया? अब किस इलेक्ट्रोलाइट्स का सिक्रीशन होगा? इसका सिक्रीशन अब ये किसका करेगा? तो यहां से आपका निकलेगा H+। अच्छा, एरो जो है, ये सिक्रीशन का जो एरो है, ये आपका अंदर जाना चाहिए या बाहर आना चाहिए? अंदर जाना चाहिए। तो ये आपका यदि ऐसे बाहर कर दिए तो क्या हो गया? रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन में एरो यहाँ पे दिखाया गया है, एकदम क्लियर करेगा। रीएब्जॉर्प्शन का जो एरो दिखाया गया, ये आपका पीसीटी से बाहर की तरफ आना चाहिए।
तो ये एरो यहाँ पे आपका गलत हो गया, इस एरो को इधर करेंगे, इन साइड करेंगे, तो ये H प्लस का क्या हो गया, तो आपका सिक्रीशन ये हो गया। अमोनियम आयन का सिक्रीशन होगा NH4 प्लस, कोई डाउट नहीं है इसमें, और K प्लस का सिक्रीशन यहाँ पे नहीं होगा। और ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बोल गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते थे किसका, तो एक यहाँ पे आपका ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट का, और ग्लूकोज का भी हो जाएगा, न्यूट्रिएंट का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइट का तो बोल दिया, अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन होगा। न्यूट्रिएंट में वही आ जाएगा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से होगा। इलेक्ट्रोलाइट में बाइकार्बोनेट, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये हो गया। और अभी मैं एक्टिव और पैसिव आपको नहीं बोला, और न्यूट्रिएंट का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। दूसरे साइड जब हम लोग सिक्रीशन का बात कर रहे हैं, तो सिक्रीशन में H प्लस का सिक्रीशन हो रहा है, NH4 प्लस अमोनियम आयन का सिक्रीशन हो रहा है, तो एनसीईआरटी का डाटा यहाँ पे फुल फिनिश हो गया। एनसीईआरटी में इतना ही बात लिखा हुआ कि HCO3 का रीएब्जॉर्प्शन, K प्लस का रीएब्जॉर्प्शन, Na प्लस का रीएब्जॉर्प्शन, Cl माइनस का रीएब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिक्रीशन किसका हो रहा है, H प्लस का सिक्रीशन और NH4 प्लस का सिक्रीशन पीसीटी में हो रहा है। लेकिन क्रिएटिन का भी सिक्रीशन होता है, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बोल दिया, यदि आप क्रिएटिन, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि क्रिएटिन का सिक्रीशन कहाँ हुआ, तो पीसीटी में क्रिएटिन का भी सिक्रीशन, लेकिन ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोल दिया, चलिए हटाइए। तो ये क्लियर हो गया। अभी ये नहीं बोला कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होंगे और कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स या मॉलिक्यूल पैसिवली रीअब्जॉर्ब होंगे, ये बातें मैं नहीं बोला। मैं बस बोला कि इधर वाले जो भी चीजें उसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और इधर वाले जो भी चीजें है उसका सिक्रीशन हो रहा है, एक्टिवली पैसिवली का भी बात नहीं किया। पीसीटी के बाद आपका आता है लूप ऑफ हेनले, और आपको ये पता होना चाहिए कि लूप ऑफ हेनले में सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन सबसे कम यदि कहीं होता है तो लूप ऑफ हेनले में होता है, क्लियर हो गया। और लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, तो वाटर का मिली रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है मिली, रीएब्जॉर्प्शन होता है मिली। ये यानी लूप ऑफ हेनले केवल वाटर को ही रीअब्जॉर्ब करने के लिए मेनली जाना जाता है, और जिस ऑर्गेनिज्म में लूप ऑफ हेनले का साइज जितना बड़ा होगा वो वाटर को उतना ज्यादा बॉडी में रीअब्जॉर्ब करके रख सकता है, और जिसका लूप ऑफ हेनले का साइज छोटा होगा उसमें वाटर उतना कम रीअब्जॉर्ब होकर के। अब ये नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें कर रहे हैं डीसीटी। ये जो डीसीटी है, इस डीसीटी में भी आप यदि हमको रीअब्जॉर्प्शन करना है तो एरो को क्या करना पड़ेगा, बाहर, और सिक्रीशन करना है तो एरो को अंदर करना होगा। तो इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ये पीसीटी के तरह ही रीअब्जॉर्प्शन होगा, जैसे बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, Na प्लस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, Cl माइनस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन सिक्रीशन जब बोलेंगे तो यहाँ पे सिक्रीशन पीसीटी के तरह ही हो जाएगा, H प्लस का हो जाएगा और अमोनियम आयन का भी हो जाएगा, NH4 प्लस का भी हो जाएगा, या अमोनिया का बोल दीजिए, और एक सिक्रीशन होगा K प्लस का, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इसका मतलब हो गया कि बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी करेगा, ये डीसीटी आपका सोडियम आयन का भी करेगा, क्लोराइड आयन का भी करेगा, और सिक्रीशन करेगा H प्लस का, अमोनियम का और K प्लस का, यानी पीसीटी से एक ज्यादा है। पीसीटी में 2 का आपका एनसीईआरटी के हिसाब से 2 का सिक्रीशन हो रहा है, H प्लस और अमोनियम आयन का, और इसमें 3 का सिक्रीशन हो रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से, H प्लस, अमोनियम आयन और K प्लस का। तो K प्लस का सिक्रीशन कौन करेगा, डीसीटी, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी का कॉन्ट्राडिक्शन है, एनसीईआरटी क्या क्या है कि डायग्राम में K प्लस का रीअब्जॉर्प्शन दिखाया है, एनसीईआरटी का डायग्राम जो है वो K प्लस का रीअब्जॉर्प्शन दिखाया, और जब लैंग्वेज लिखने लगा तो वहां पे सिक्रीशन बोल दिया, तो उसका लैंग्वेज गलत है और डायग्राम क्या है, सही है। ये उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा और क्लियर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का भी पिक्चर देखिएगा, और एनसीईआरटी का पिक्चर
आई थिंक हम लोग पुट कर देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें केवल यही देखिएगा, जो एरो ट्यूब से बाहर के तरफ है वो समझ जाना कि रीएब्जॉर्प्शन है, और जो एरो ट्यूब के अंदर है वो क्या हो गया, सिक्रीशन। एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लेकर के आइए, बस इसको समरी कर रहे हैं, क्वेश्चन पॉइंट वाइज से इसका समरी। अब यहाँ पे ये है कि किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और किसका पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। जो आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है वो लूप ऑफ हेनले में होता है, लेकिन लूप ऑफ हेनले वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए मेनली जाना जाता है। अब लूप ऑफ हेनले में दो आर्म होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता रखा हूं। दो आर्म होता है उसके पास में, एक आर्म से फिल्ट्रेट जो होगा वो नीचे के तरफ जाता है, और एक आर्म से फिल्ट्रेट ऊपर के तरफ जाता है। दोनों आर्म का ऊपर वाला जो पार्ट होगा, यहां से यदि हम लोग इसको बाइसेक्ट करें तो दोनों लिंब का ऊपर वाला पार्ट ठीक होगा, मोटा होगा, ये मोटा होगा, ये मोटा होगा, ये भी मोटा हो जाएगा, और दोनों लिंब का नीचे वाला जो पार्ट होगा वो थीन होगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या है कि ये जो नीचे की तरफ फिल्ट्रेट को लेके जा रहा है, जो फिल्ट्रेट पीसीटी से आया होगा और ये नीचे लूप ऑफ हेनले में जा रहा है, तो इसलिए कि इसका नाम पड़ा है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब। और इधर से फिल्ट्रेट फिर इधर ऊपर होने लगेगा तो ये एसेंडिंग लिम्ब। एसेंडिंग लिम्ब। तो दो लिम्ब हो गया लूप ऑफ हेनले में, एक हो गया डिसेंडिंग लिम्ब और एक हो गया एसेंडिंग लिम्ब। क्लियर हो गया। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमेबल है, तो वाटर के लिए परमेबल है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और NaCl के लिए इम्परमेबल है। NaCl के लिए इम्परमेबल है, यानी NaCl इधर से नहीं आएगा। और बोला था किसी भी ट्यूब से एरो बाहर निकला तो रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब इसका उल्टा इधर होगा। अब ये जो है ये वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाएगा और NaCl के लिए परमेबल हो जाएगा। दोनों ऐसे भी दोनों नेचर में भी उल्टा है, एक में नीचे जा रहा है एक में ऊपर जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि इस मामले में भी उल्टा है। तो आपको पूछता है कि डिसेंडिंग लिम्ब और एसेंडिंग लिम्ब में कौन वाटर के लिए परमेबल है, तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमेबल। और इलेक्ट्रोलाइट NaCl जो वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होगा, चार्ज के फॉर्म में होगा, Na+Cl-। तो बोले इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन परमेबल है, तो एसेंडिंग लिम्ब। ये NaCl जो है ये इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, यानी Na+ और Cl- के लिए। तो ये जो एसेंडिंग लिम्ब है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है और वाटर के लिए इम्परमेबल है, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमेबल है और NaCl के लिए इम्परमेबल है। एनसीईआरटी का डायग्राम सही है, लैंग्वेज गलत लिख रहा है, फिर से स्ट्रेस कर दिया। एनसीईआरटी के डायग्राम में K+ का रीअब्जॉर्प्शन दिखाया गया है, जो कि सही है, एकदम मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूं। और K+ का रीअब्जॉर्प्शन ही होगा, और जो लैंग्वेज में लिखा हुआ सिक्रेशन वो गलत है। सिक्रेशन किसका होगा, अमोनिया का होगा और H+ का होगा, यानी H+ प्रोटोन हो गया और ये अमोनियम आयन हो गया। ये दो एनसीईआरटी के हिसाब से पीसीटी के द्वारा सिक्रीट किया जाएगा यूरिन में। क्रिएटिन मैं अपने तरफ से दे दिया, कभी कभी एक आध वो क्वेश्चन आ जाता है, तो क्रिएटिन का भी सिक्रीशन होगा। लेकिन आप एकदम क्लियर रखिएगा कि पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो पीसीटी में होगा। और ये जो पोटेशियम पीसीटी में आप रीअब्जॉर्ब किए तो डीसीटी में क्या होगा, उसका सिक्रीशन होगा। यानी डीसीटी क्या करता है, तो पोटेशियम का सिक्रीशन करता है, जो कि ये दिख नहीं रहा है, ये एरो जो है आपका बाहर हो गया, तो बाहर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन। तो सिक्रीशन करना है, क्या करना है, सिक्रीशन। तो एरो को क्या कर देना है कि इनसाइड कर देना है, क्योंकि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सिक्रीशन करोगे तो एरो को इनसाइड कर। यहाँ पे पोटेशियम का सिक्रीशन होता है। जो एनसीईआरटी का डायग्राम भी सही बोल रहा है और जो आपका लैंग्वेज है डीसीटी के मामले में वो भी सही बोल रहा है। जैसे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, शायद आपको दिख जाए, इस एनसीईआरटी के डायग्राम में यहाँ पे जो पोटेशियम है ये अंदर की तरफ एरो दिखा रहा है। ये एरो किधर दिखा रहा है, अंदर की तरफ। ये जो एरो अंदर की तरफ जा रहा है इसका मतलब इसका सिक्रीशन हो रहा है। क्लियर हो गया। और पीसीटी में क्या हो रहा है, तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि एरो क्या है,
उस ट्यूब से बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ये सिक्रीशन हो रहा है किसका, तो पोटासियम का, कोई डाउट नहीं है। तो ये डायग्राम भी सही बोला और लैंग्वेज भी इसका क्या है, सही है। तो आपको यदि कोई पूछे कि पोटासियम का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो पोटासियम का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो पीसीटी में होगा। और पोटासियम का रीएब्जॉर्प्शन कैसे पता चला, तो एरो की तरह बाहर की तरफ। और यदि आपको बोले सिक्रीशन कहाँ होगा, तो डीसीटी में होगा, कोई डाउट नहीं है। और आइए इसमें बात करते हैं, तो पोटासियम का भी सिक्रीशन हो गया, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी का ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पे H प्लस का भी क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा या सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन होगा, क्योंकि एरो किधर क्या अंदर, तो H प्लस का भी सिक्रीशन होगा, कोई डाउट नहीं है। अमोनियम आयन का भी क्या होगा, सिक्रीशन होगा। तो अमोनियम का आयन का या NH3 का अमोनिया का क्या होगा, सिक्रीशन होगा। केवल एनसीईआरटी का पॉइंट लिख दिया। तो एनसीईआरटी के हिसाब से यदि आपको पूछेगा कि डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन किसका किसका होगा, तो बाइकार्बोनेट का होगा और किसका होगा, तो वाटर का होगा। सिक्रीशन किसका होगा, K प्लस का होगा, H प्लस का होगा और अमोनियम आयन का होगा। और इसी में से केवल K प्लस हटा दो तो सिक्रीशन ऑफ क्या हो जाएगा, पीसीटी। आप K प्लस हटा दीजिए तो अमोनियम आयन हो गया यानी अमोनिया, और H प्लस आपका हो गया, क्लियर हो गया। और इसी में यदि K प्लस जोड़ दोगे तो वो सिक्रीशन किसका हो जाएगा, डीसीटी का हो जाएगा। यानी एक ही तरफ से दोनों दिमाग में रख सकते हो। यदि केवल अमोनियम और H प्लस सिक्रीशन का बात कर रहा है तो इसका मतलब वो किसका सिक्रीशन है, तो पीसीटी का सिक्रीशन है। इसी में यदि हम लोग K प्लस को जोड़ दे तो वो सिक्रीशन किसका हो जाएगा, तो डीसीटी का सिक्रीशन हो जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। अब यदि एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव एब्जॉर्प्शन तो बता दिया। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया पूरा का पूरा चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि एब्जॉर्ब होगा तब तक जब तक दोनों साइड बराबर नहीं हो जाए, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मैं एक डायग्राम एकदम एनसीईआरटी के हिसाब से बनाऊंगा, लेकिन ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। यदि आपसे कोई भी पूछेगा कि नेफ्रॉन में कितने पार्ट होंगे, तो 2 पार्ट बहुत बार बोल दिया, ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में बाउमेन कैप्सूल होगा, पीसीटी होगा, लूप ऑफ एनले होगा, डीसीटी होगा। पीसीटी में दोनों चीज होगी, रीएब्जॉर्प्शन भी होगा और सिक्रीशन भी होगा। रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो न्यूट्रिएंट का। रीएब्जॉर्प्शन कैसे पता चलता है, तो एरो यदि उस ट्यूब से किधर निकले, बाहर की तरफ। और कोई भी चीज यदि रीएब्जॉर्ब होगा नेफ्रॉन से तो वो कहां चला जाएगा, ब्लड में। और यदि कोई भी चीज नेफ्रॉन के थ्रू सिक्रीट करना होगा तो वो कहां चला जाएगा, यूरिन में। सिक्रीट होगा तो यूरिन में चला जाएगा और रीएब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में आ जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब ये दूसरी बात करते हैं, तो यदि रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में बात करें तो न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन होगा मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट। उसके बाद NaCl का होगा, NaCl को यदि अलग अलग करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस। उसके बाद बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद K प्लस का रीएब्जॉर्प्शन होगा। सिक्रीशन किसका होगा, अमोनियम का आयन का एनसीईआरटी के हिसाब से, और H प्लस का। यही दो आपका लिख रहा है एनसीईआरटी। क्रिएटिन में ऊपर से डाल दिया आपका, क्लियर हो गया। अब यदि आपका लूप ऑफ हेनले का बात बोला जाए तो लूप ऑफ हेनले में कितने लिम होंगे, 2 लिम होंगे। एक लिम का नाम डिसेंडिंग लिम और एक लिम का नाम असेंडिंग लिम। डिसेंडिंग लिम यदि होगा तो वो डिसेंडिंग लिम में न्यूट्रिएंट ये जो फिल्ट्रेट होगा वो किधर जाएगा, नीचे की तरफ, और असेंडिंग लिम में फिल्ट्रेट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। और ये जो डिसेंडिंग लिम होगा ये परमेबल फॉर किसके लिए होगा, वाटर, यानी वाटर के लिए परमेबल होगा। तो इसका मतलब इस लिम्ब से वाटर बाहर आ सकता है, यानी ब्लड में जा सकता है, तो डाउट नहीं है। ये लिम्ब से वाटर बाहर निकल के ब्लड में चला जाएगा, यानी वाटर के लिए परमेबल है। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, इम्परमेबल, यानी इधर से इलेक्ट्रोलाइट ब्लड में नहीं आ सकता, क्लियर हो गया। इसका उल्टा कर दीजिएगा, असेंडिंग लिम्ब यदि है तो वाटर के लिए इम्परमेबल है, यानी इस लिम्ब से वाटर बाहर नहीं निकल सकता, ब्लड में नहीं आ सकता। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, तो परमेबल है, यानी इलेक्ट्रोलाइट ब्लड में आ सकता है, कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद डीसीटी का बात बोलिए तो रीएब्जॉर्प्शन किसका किसका होगा, तो एरो बाहर है उसका होगा, तो बाइकार्बोनेट हो गया, वाटर हो गया। और सिक्रीशन किसका होगा, तो K प्लस का, H प्लस का और अमोनियम आयन। कोई डाउट इसमें। तो इस पॉइंट को सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर वही बात बोला, आपको स्टेप बता दिया हूं कि इसको लिखना है और बोलना भी है, तब जाकर के आपको काम करना है। एक शॉर्टेस्ट कुछ तरीका दे दिया कि NH4 प्लस है यानी अमोनियम आयन है, H प्लस है, इसमें K प्लस जोड़ देंगे तो सिक्रीशन ऑफ डीसीटी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। आइए पीसीटी और डीसीटी आपका एक साथ हम ला करके थोड़ा सा समराइज कर दे रहे हैं आपका कि क्लियर क्या होगा।
ये आपका पीसीटी का है, ये आपका हो गया पीसीटी, और ये आपका हो गया डीसीटी। अभी एरो बाहर और अंदर आपको समझ में आता है। तो मैं बोला कि यदि पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होगा NaCl का, और डीसीटी से भी NaCl का, जो कि उसमें छूट गया था आपका, वहां पे NaCl नहीं किया गया था, तो उस जगह पे भी NaCl का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक साथ ला करके आपको क्या जा रहा है, तो डीसीटी से भी NaCl रीअब्जॉर्ब होगा और इस पीसीटी से भी NaCl रीअब्जॉर्ब होगा। कॉमन चीजें कर रहा हूं। फिर यदि बात करो तो बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन HCO3- का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से, कॉमन बात कर रहा हूं एनसीईआरटी के हिसाब से, यहां पीसीटी से भी होगा और डीसीटी से भी होगा। वाटर का बात करोगे तो दोनों से होगा, कोई डाउट नहीं है। अब यदि बात करोगे पोटासियम का, तो पोटासियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी से, कहां से नहीं होगा, तो डीसीटी से नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये कोई डाउट यहां पे नहीं है। अब आइए, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, आप यहां पे लिख दिया मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा था, पीसीटी से हो रहा था। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो न्यूट्रिएंट में वही आ जाएगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड वगैरह आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिक्रीशन का यदि बात किया जाए, पीसीटी और डीसीटी में यदि सिक्रीशन की बात की जाए, तो ये तो हो गया रीअब्जॉर्प्शन। तो आपको बोले NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कहां कहां होगा, तो पीसीटी में भी होगा और डीसीटी में भी होगा। क्लियर हो गया? और इसका रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में भी होगा, लेकिन लूप ऑफ हेनले में कौन सा, एसेंडिंग लिम्ब। कौन सा लिम्ब? एसेंडिंग लिम्ब। तो वहां का बात बाद में कर लेंगे हम लोग। प्लस बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में भी होगा और डीसीटी में भी होगा, प्लस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में भी होगा और डीसीटी में भी होगा। तो जो कॉमन है उसको कॉमन करके हमने रख लिया, NaCl, बाइकार्बोनेट, वाटर। और K प्लस का पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा, जो कि एनसीईआरटी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सही है, और डीसीटी में सिक्रीशन होगा। अब यहाँ पे सिक्रीशन का हम लोग हेडिंग करके काम करते हैं। यदि यहाँ पे हमने कर दिया इसको पीसीटी और इधर हमने कर दिया डीसीटी, इसको कर दिया डीसीटी, तो पीसीटी में क्या होगा, तो H प्लस का सिक्रीशन होगा, कोई डाउट नहीं है। अमोनियम आयन का सिक्रीशन होगा, इसका सिक्रीशन डीसीटी में भी होगा, केवल K प्लस का एक एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो जाएगा किसमें, डीसीटी में, एनसीईआरटी के हिसाब से। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहां पे यदि आप बात करोगे तो ये रीअब्जॉर्प्शन का था और ये सिक्रीशन का है, सिक्रीशन। तो आपका पीसीटी में सिक्रीशन हो गया H प्लस और अमोनियम आयन का, और डीसीटी में सिक्रीशन हो गया H प्लस अमोनियम आयन या अमोनिया, और आपका ये क्या हो गया, K प्लस। इसको K प्लस बढ़िया से लिख दे रहा हूं, K प्लस। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया सिक्रीशन। क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया, इसको तो दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको यदि आप दिमाग में नहीं रखिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए कि मैं पहले भी एक चार्ट बना दिया था, और अब यहाँ पे पीसीटी और डीसीटी का जो कॉमन पॉइंट्स है वो भी ला करके दे दिया। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन किसका होगा उसका भी कॉमन कर दिया। ग्लूकोज का एक्टिव, एमिनो, जो चीज डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा था यहाँ पे वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा, जो वहां पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा था यहाँ पे पैसिवली रीअब्जॉर्ब होगा। मैं नाम फिर से बोल रहा हूं कि एक्टिवली में जो आप मेनली एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का यदि बात करोगे तो उसमें एमिनो एसिड आ जाएगा, उसमें ग्लूकोज आ जाएगा, उसमें Na प्लस आ जाएगा। ये कॉमन है तीन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड आपका हो गया Na प्लस। और पैसिव का यदि बात करोगे तो इसमें कॉमन हो जाएगा क्या, तो आपका कॉमन यदि पैसिव का बात करो तो वाटर हो गया और Cl माइनस हो गया, और यूरिया भी पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है, पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है। कहां, तो कलेक्टिंग डक्ट में, वो बाद में हम आपको बताएंगे। क्लियर हो गया? तो यूरिया का भी पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, स्लाइटली यूरिया, बहुत कम मात्रा में यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में।
क्लियर हो गया? तो ये आपको क्वेश्चन पूछता है आपसे, यदि कोई पूछे कि एक्टिव रिएक्शन किसका होगा, एमिनो एसिड का, किसका होगा ग्लूकोज का, किसका होगा Na+ का, पैसिव रिएक्शन किसका होगा वाटर का, Cl- का और यूरिया का। इसको दिमाग में आपको रखना है। आइए अब हम लोग ये जो आया मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, वो कैसे आया, किस तरीके से फिल्ट्रेट हुआ, तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको समझना जरूरी है। लास्ट में एक समरी हम कर देंगे एब्जॉर्प्शन के विषय में, जिसको कि आप दिमाग में रखिएगा, वहां से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, और वो क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी वही है कि क्वेश्चन आता है उस जगह से, नहीं भी आ सकता है लेकिन आने की संभावना है। एक्टिव और पैसिव का मैं आपको समरी कर दूंगा, उस जगह से क्वेश्चन आता है। अब ये जो आपका बॉमेंस कैप्सूल था, ये जो आपका बॉमेंस कैप्सूल था, और इसमें जो एफरेंट आर्टियोल इधर से आया था, और ये जो यहाँ पे कैपिलरी का फॉर्मेशन किया, इस तरीके से ये जो कैपिलरी बनाया था, और फिर ये इफरेंट आर्टियोल के रूप में इस तरीके से ब्लड को लेकर के दूर चला गया। यहाँ पे कैपिलरी, यानी यहाँ पे हम ज्यादा करना नहीं चाह रहे हैं, इसको ब्रांचिंग कर सकते थे यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन आप समझ गए कि ये कैपिलरी मैं बोल रहा हूं तो इसका यहाँ पे ब्रांचिंग हुआ होगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे साफ रखना चाह रहा हूं ताकि डायग्राम में कुछ आपको बोल सकूं। ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया कैपिलरी, कोई डाउट नहीं है। अब यहां से एफरेंट आर्टियोल जो ब्रांच किया, ये जो कैपिलरी बना, तो इस कैपिलरी में आपका क्या होगा, जो ब्लड आएगा वो फिल्ट्रेट होकर के इधर आएगा। तो सबसे पहले मेरे को ब्लड जानने की जरूरत पड़ गई, मैं आपको पढ़ा रखा हूं ये ब्लड है क्या। तो ब्लड इक्वल टू फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस प्लाज्मा। ये आपको पहले जानने की जरूरत पड़ गई। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में ब्लड का सेलुलर पार्ट आएगा या उसका फ्रेगमेंट आएगा, सेलुलर पार्ट एंड देयर फ्रेगमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट सेलुलर पार्ट है, ब्लड का सेलुलर पार्ट है, जैसे WBC व्हाइट ब्लड सेल, जैसे RBC, जैसे प्लेटलेट। अब ये प्लेटलेट जो ये फ्रेगमेंट है, ये हो गया, तो प्लेटलेट हो गया। तो आपको यदि कोई पूछे कि ब्लड कितने कंपोनेंट से मिलकर बना, तो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक का नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट, एक का नाम है प्लाज्मा। तो ब्लड में सेलुलर पार्ट को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी कंपोनेंट उसमें है, सारे कंपोनेंट प्लाज्मा में मिलेगा। तो प्लाज्मा में क्या मिलेगा, तो ब्लड जो है वो लिक्विड है, इसका वाटर उसमें प्रेजेंट होगा, तो वो ब्लड के किस कंपोनेंट में वाटर होगा, तो प्लाज्मा में होगा, या वाटर होगा। प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयन जो कि अभी आपने रीअब्जॉर्ब वगैरह कराया था, इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na+, Cl-, Mg+2, कैल्शियम+2, etc इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। तो प्लाज्मा में वाटर होगा ही होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, ये हो गया। प्लस प्लाज्मा में प्रोटीन भी होगा, जिसको मैंने आपको बताया था प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होगा। इसका नाम भी मैं आपको बताया था, अभी यहाँ पे बताना हम जरूरी नहीं समझते हैं, जैसे कि आपका नाम प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, क्लियर हो गया, फाइब्रिनोजेन, तो ये सब क्या थे, प्लाज्मा प्रोटीन थे। मैं बता रखा था, लेकिन बस यहाँ जस्ट बता दिया कि प्लाज्मा प्रोटीन भी होगा, क्लियर हो गया। फिर ब्लड में, ब्लड के शुगर का नाम है ग्लूकोज, तो ब्लड में ग्लूकोज भी होगा। देखते नहीं, जैसे बोलते हो कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया तो डायबिटीज हो गया, ब्लड में ग्लूकोज होगा। प्लस ब्लड में वेस्ट मटेरियल भी होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल भी होगा और नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया वेस्ट मटेरियल,
अब ये वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजीनस भी होगा, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल भी होगा, जो पढ़ा रखा हूं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह, और नॉन नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल भी होगा, नॉन नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल भी होगा। ये हो गया। तो ब्लड के प्लाज्मा में वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, आयंस, आप इलेक्ट्रोलाइट्स को सिंपल मीनिंग में बोलोगे तो आयंस बोल सकते हो, आयंस होगा, प्लस प्लाज्मा प्रोटीन होगा, प्लस ग्लूकोज होगा, प्लस वेस्ट मटेरियल होगा। वेस्ट मटेरियल में नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, नॉन नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं। यदि ब्लड में इसके परसेंटेज का बात किया जाए तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट होगा, तो 45% होगा, 45%, यानी ब्लड का 45% फ्रैक्शन जो होगा वो फॉर्म्ड एलिमेंट होगा। बच गया कितना, 55%, तो 55% जो होगा वो प्लाज्मा होगा। ये मैं पढ़ा रखा था लेकिन फिर से क्लियर कर दिया कि आप भुला गए कि क्या हुआ, ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत अभी हमको है, तो डाउट नहीं है। तो अभी यदि आपको कोई पूछे कि ब्लड इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस प्लाज्मा, सेलुलर पार्ट को किस में डालोगे, फॉर्म्ड एलिमेंट में, क्या क्या आएगा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, और प्लाज्मा में क्या क्या आएगा, तो मोस्ट, प्लाज्मा का मोस्ट ऑफ दी पार्ट क्या होगा, वाटर, अप्रोक्स 90% के आसपास, क्लियर हो गया। तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट क्या होगा, तो वाटर होगा, और प्लाज्मा में वाटर के अलावा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट के अलावा क्या मिलेगा, प्लाज्मा प्रोटीन मिलेगा, उसके बाद ग्लूकोज मिलेगा, उसके बाद वेस्ट मटेरियल मिलेगा, वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल में मिलेगा और नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल में मिलेगा। फिर से आइए, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, इसी के कारण ब्लड को बोला जाता है कि ब्लड इज द कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, यानी अब यहां पे केमिस्ट्री का एक वर्ड आ रहा है, कोलाइडल सोल्यूशन। और कभी भी मैं बोला था आपको कि सोल्यूशन होगा तो दो चीज होगा, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो इसका मतलब हो गया कि यदि यहाँ पे कोलाइडल लगा हुआ है तो अभी कोलाइडल का चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सोल्यूशन बता देंगे। सोल्यूशन में सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो हमेशा कम होगा और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। अब कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्वेंट में होमोजीनियसली मिक्स नहीं होगा। जैसे चीनी को यदि पानी में मिला दोगे तो होमोजीनियसली मिक्स कर गया, चीनी और पानी अब अलग अलग नहीं है, उसमें जाके डिसॉल्व हो गया। NaCl को यदि तुम पानी में मिला दिया तो वो होमोजीनियसली मिक्स कर गया, प्रॉपरली उसमें मिक्स कर गया, क्लियर हो गया। लेकिन ब्लड में प्रोटीन जो होता है वो ग्रेनुलर फॉर्म में होता है। अब ये ब्लड है एक सोल्यूशन और इसमें प्रोटीन इस तरीके से दानेदार रूप में घुला हुआ है, यानी होमोजीनियसली नहीं घुला हुआ है। ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा एकदम डिसॉल्व फॉर्मेट पे, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट होगा। तो ये जो उस सॉल्यूशन में जो ये सॉल्यूट है प्रोटीन, ये ग्रेनुलर फॉर्मेट पे है, इसीलिए करके उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ब्लड इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, किसके कारण, तो प्रोटीन के कारण। यानी वो घुला हुआ है लेकिन होमोजीनियसली जो होता है वाटर में पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो जाना, उस सॉल्वेंट में पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो जाना, ऐसा बात नहीं है। वो दाने के रूप में प्रेजेंट है, यानी ग्रेनुल के रूप में प्रेजेंट है, लेकिन सॉल्यूशन का पार्ट है, वो सॉल्यूट कहलाएगा, उसका अमाउंट हमेशा कम होगा। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो आपको बोले कि ब्लड जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसके कारण, तो प्लाज्मा प्रोटीन के कारण। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो इतना आपका बेसिक मैं पहले क्लियर किया ताकि मैं यहाँ पे आपको बता सकूं कि ये जब फिल्ट्रेट होगा तो क्या क्या इसमें आएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से क्या होगा कि जब यहां से ब्लड आएगा तो ब्लड आएगा तो दोनों चीज आएगा, क्या क्या आएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट भी आएगा और प्लाज्मा प्रोटीन भी आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा प्रोटीन जब एफरेंट आर्टियोल, दिस वन इज द एफरेंट आर्टियोल, ये आपका एफरेंट आर्टियोल है, इसको आप बोलते हो एफरेंट आर्टियोल। तो जब ब्लड एफरेंट आर्टियोल के मदद से आएगा ग्लोमेरुलस में, ये ब्रांचिंग हो जाएगा तो एफरेंट आर्टियोल ब्रांचिंग होकर के ग्लोमेरुलस बनाएगा। तो यहां पे जब ब्लड ग्लोमेरुलस के पास
आया तो ये ग्लोमेरुलस में जो ब्लड होगा वो अब फिल्ट्रेट होगा। क्या होगा? फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट जो होगा वो किसके थ्रू होगा? तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। और मैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 मेम्ब्रेन बताया था। ये कैपिलरी है। ये क्या है? कैपिलरी है। क्लियर हो गया? तो ये जो कैपिलरी है, तो ये कैपिलरी है, तो इस कैपिलरी का नाम था ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस का जो लाइनिंग है अंदर के साइड से, ये अंदर का साइड हो गया और ये बाहर के साइड हो गया। तो अंदर के साइड से जो लाइनिंग है ये पतला लाइनिंग होगा और ये इंडोथेलियल सेल कहलाएगा। क्लियर हो गया? और ये बैठा हुआ जिस पे होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। ये जो डॉट डॉट कर रहा हूं ये कौन सा मेम्ब्रेन हो गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो लाइनिंग हो गया ये कौन सा लाइनिंग हो गया? इंडोथेलियल लाइनिंग हो गया। इंडोथेलियल लाइनिंग। और ये जो बॉमेंस कैप्सूल का जो ये ऊपर वाला सरफेस है, ये जो ऊपर वाला सरफेस हो गया ये सलवर सरफेस हो गया। तो ऊपर वाले सरफेस पे भी सेल है। ऊपर वाले सरफेस पे ये सेल है, तो इसको बोलेंगे इपिथेलियल। इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ क्या? बॉमेंस कैप्सूल। इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल। तो यानी ये 3 लाइनिंग मिल करके इंडोथेलियल लाइनिंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन और इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल, ये तीनों लाइन मिलकर के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनता है जिससे कि फिल्ट्रेशन होगा। तो डाउट इसमें नहीं है। एकदम क्लियर करिएगा। जो मैं पहले भी बता रखा फिर से रिपीट कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम धीरे धीरे। अब इधर से ब्लड आया तो ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इंडोथेलियल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और इपिथेलियल, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा। यानी हर चीज को इधर से इधर नहीं आने देगा। क्लियर हो गया? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करेगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जैसे पहले एक्वागार्ड आता था तो उस एक्वागार्ड को बोलते थे तो उसका पानी में लिखा रहता था, वो जो वहां पे एक्वागार्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें लिखा रहता था प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का मतलब हो गया शुद्ध पानी। और अब जो लिखा रहता है उसमें लिखा रहता है अल्ट्रा प्योर। तो अब अल्ट्रा प्योर का मतलब क्या हो गया कि शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध हो गया, यानी अति शुद्ध। अल्ट्रा प्योर। यहां पे फिल्ट्रेशन तो होगा ही लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। कैसा फिल्ट्रेशन? तो यदि आपको बोले कि किडनी जो ब्लड को फिल्ट्रेट करता है वो कैसा फिल्ट्रेशन करता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो यहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब इसमें होगा तो ब्लड से जो इधर चीजें आएगी तो वो कौन सा चीजें आएगा? तो वो आएगा प्लाज्मा। क्या आएगा? लेकिन उस प्लाज्मा में लार्जेस्ट प्रोटीन नहीं होगा। सुना? क्या बोले? होगा प्लाज्मा। इधर से जो ब्लड आएगा तो उस ब्लड में 2 चीजें होगी। एक का नाम होगा फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, और दूसरा का नाम होगा प्लाज्मा। तो ये जो प्लाज्मा है ये तो इधर आ जाएगा, लेकिन इस प्लाज्मा में से जो प्लाज्मा का लार्ज प्रोटीन होगा, यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो बड़े साइज का होगा वो इधर ही रह जाएगा। यानी लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन वो इसी ब्लड में रह जाएगा। तो इधर से जब ये इफरेंट आर्टियोल से पास करने लगेगा ब्लड तो उसके पास क्या क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट होगा और लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन होगा, प्लस प्लाज्मा के भी कंस्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट होंगे। लेकिन इधर जो प्लाज्मा छना किसके थ्रू? ग्लोमेरुलस के थ्रू। तो वो जो छन करके इधर आया, फिल्ट्रेट बन करके इधर आया, तो उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में ये बोल सकते हैं प्रोटीन लेस प्लाज्मा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोटीन लेस प्लाज्मा। इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को बोला जाता है प्रोटीन लेस प्लाज्मा। ऐसे बोलते हैं कि लार्जर प्रोटीन ही रह जाता है, लेकिन डिफाइन करने के समय ये भी बोलते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है वो प्रोटीन लेस प्लाज्मा है। यानी प्लाज्मा तो है
लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं है, लेकिन वो प्रोटीन कैसा साइज का होना चाहिए, लार्ज साइज का, जो कि इस फिल्ट्रेट से पार नहीं कर सके। ये हो गया, इस फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन से पार नहीं कर सके। तो अब यहाँ पे यदि हम लोग बोले कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट होगा, तो वाटर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा। क्या नहीं प्रेजेंट होगा, तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगा, लेकिन लार्जर साइज का प्लाज्मा प्रोटीन इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में नहीं होगा। प्लस क्या प्रेजेंट होगा, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, तो न्यूट्रिएंट भी आपका यहाँ पे नहीं लिखा है, हाँ यहाँ पे वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा। कौन सा, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल और नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। और क्या प्रेजेंट होगा, तो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में वही ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स वगैरह। तो इसका ये दिख रहा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जो ब्लड छन रहा है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट तो आ ही नहीं रहा है इधर। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या हो गया, तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, यानी इस ब्लड में ही इधर ही रह गया। प्लाज्मा में से प्लाज्मा का हर चीज इधर आ गया, लेकिन प्रोटीन नहीं आया, लेकिन लार्जर साइज का प्रोटीन। तो प्लाज्मा का हर चीज इधर आ गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, तो वाटर आ गया, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गया। प्लाज्मा प्रोटीन को मिटा दें तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो जाएगा। और क्या आ गया होगा, ग्लूकोज आ गया। और क्या आ गया, वेस्ट मटेरियल आ गया। कौन कौन, नाइट्रोजिनस और नॉन नाइट्रोजिनस। और क्या आ गया, न्यूट्रिएंट आ गया। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना हम लोग, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, इसको आप मिटा दें, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, क्लियर एकदम। यदि आपको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, प्लाज्मा को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में आना, तो प्लाज्मा प्रोटीन को हटा दीजिए, यानी तो यहाँ पे आप लार्ज प्रोटीन को हटा सकते हो। स्मॉलर प्रोटीन लिख सकते हो, प्लाज्मा का स्मॉलर प्रोटीन लिख सकते हो। तो यानी आपका यदि इस प्लाज्मा को हमको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में ले आना है, तो उसमें वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, प्लाज्मा प्रोटीन हो सकता है लेकिन स्मॉलर साइज का, लेकिन जनरली बोलते हैं कि नहीं होता है। प्लस क्या होगा, ग्लूकोज होगा। प्लस क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा। प्लस क्या होगा, न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट होगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। आइए इसको हम लोग मिटा करके यहाँ पे बात करते हैं, एकदम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अच्छा, प्लाज्मा कितना परसेंट होगा, 55% होगा। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट होगा, 45% होगा। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं इस जगह पे। ये आपका यहाँ पे पहले प्लाज्मा क्लियर किया, अब इसको यहाँ से हटाता हूं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बनाइए, साफ सुथरा बनाइएगा, ताकि कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो। और एक एक पॉइंट को मैं बोल करके क्लियर कर रहा हूं। अब यहां से जो ये ब्लड आकर के छना, तो प्लाज्मा इधर से इधर आया, प्लाज्मा के कंपोनेंट आए। उस प्लाज्मा के कंपोनेंट में क्या आ गया, तो प्लाज्मा का वाटर आ गया, प्लस न्यूट्रिएंट आ गया प्लाज्मा का, अभी भी जो लिखा था, प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स आ गया, प्लस ग्लूकोज आ गया। कोई न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज भी चला जाएगा, लेकिन ग्लूकोज को थोड़ा अलग से अलग कर दिया ताकि ब्लड शुगर है ये। प्लस वेस्ट मटेरियल आ गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल या नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल भी आ गया। अब देखिए क्या नहीं आया, तो प्रोटीन नहीं आया। ये आएगा भी तो स्मॉलर साइज का प्रोटीन आएगा। तो ये जो इतना कंपोनेंट प्लाज्मा का है, इसको मिलाकर के हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलस से छन करके आया है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यदि हम लोग लिखेंगे, तो प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन कर सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। और ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होगा मोस्टली लार्ज साइज वाला होगा, या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को आप बोल सकते हो प्लाज्मा लेस, प्रोटीन लेस प्लाज्मा, प्रोटीन लेस प्लाज्मा। क्वेश्चन आपको मिलेगा, एकदम क्लियर करिएगा इसको। यदि आपसे कल के डेट में कोई पूछ दे कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, वेस्ट मटेरियल मिलेगा, या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फार्मूला यदि आपका होगा तो प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, क्लियर हो गया। और उस प्लाज्मा प्रोटीन में यदि स्पेशली पूछना शुरू करे तो क्या बोलोगे, लार्ज साइज प्रोटीन, क्लियर हो गया। अब या नहीं तो उसको डायरेक्ट यदि लिखोगे तो लिख सकते हो प्रोटीन लेस प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा तो है लेकिन प्रोटीन नहीं। अब यहां से ये आपका फिल्ट्रेट आ गया बॉम्बेन्स कैप्सूल के अंदर। अब इसी में से कुछ चीजों का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, और कुछ चीजों का क्या होगा, सिक्रीशन। तो मैं तो पहले ही आपको बता रखा हूं कि रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, सिक्रीशन किसका होगा। ये अभी हम लोग देखेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास।
अब यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं इसको। तो बोलेंगे इस प्लाज्मा, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसमें ब्लड का सेल आएगा कि नहीं आएगा? WBC, RBC नहीं आएगा। क्लियर? एकदम एकदम क्लियर। तो आइए, ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फार्मूला है। आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया, स्क्रीनशॉट से बनिए कि बच्चे मेंशन करिए, ताकि 25% मेंशन करने से भी दिमाग में आपको रहेगा। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फार्मूला आपके पास में है, ग्लूकोज, या यहां से आपका हो गया वाटर, न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, वेस्ट मटेरियल, या प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, या प्रोटीन लेस प्लाज्मा। क्लियर हो गया? अब पूरा यदि फुल प्लेजिड लिखना होगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को ब्लड के सेंस में लिखना होगा, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को यदि ब्लड के सेंस में लिखोगे तो ब्लड माइनस क्या कर दे? फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट को माइनस कर दे। तो ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, ये हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट। अब यदि ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट को आप यदि माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? प्लाज्मा। तो ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट आपका हो गया, तो ये हो गया प्लाज्मा, और उसमें से क्या करिएगा? प्रोटीन को माइनस कर दीजिए, प्लाज्मा प्रोटीन। क्लियर हो गया? और वो भी स्पेशली यदि कोई प्लाज्मा प्रोटीन बोले तो लार्ज साइज प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसका मतलब हो गया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड में से यदि फॉर्म्ड एलिमेंट को घटा दिए तो ये प्लाज्मा हो गया, और प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन को घटा दिए तो ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मा में से यदि प्लाज्मा प्रोटीन को घटा दोगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कोई डाउट नहीं है? तो ये आपके पास में फार्मूला है और इसको आपको यूज करना है। अब आइए यहां से हम लोग बात करते हैं कि ये जो फिल्ट्रेट है, यहां पे जो ये फिल्ट्रेट बना है, इसको थोड़ा सा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक लास्ट में भी समरी आपको हम करके दे देंगे, किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, किसका सिक्रीशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए यहां पे जो हम लोग फिल्ट्रेट का बात करेंगे, तो ये फिल्ट्रेट कैसे होगा, यानी ये चीजें छनेगा कैसे? फिल्ट्रेट का मतलब होता है छनना। तो इधर से ब्लड इधर छनेगा कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसी पॉइंट पे आपको चर्चा करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और पूरा क्लियर करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर बेकार हो गया। क्लियर हो गया? अब इधर से छनना है तो फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन के थ्रू ही छनना है। और बहुत बार बोल दिया फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन, कुछ है ही नहीं इसलिए क्या बोल दिया। एंडोथेलियल लाइनिंग हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बॉम्बे कैप्सूल हो गया। तीन लाइनिंग मिला के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और उसी से छनना। तो छनने के लिए मेरे पास में तीन टाइप के फोर्स होंगे। क्लियर हो गया? अभी मैं फोर्स का बात करूंगा। फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाए होंगे वेक्टर। क्लियर है? उस वेक्टर का थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो उसको थोड़ा सा आज हम लोग वेक्टर का एप्लीकेशन करते हैं कि वेक्टर यूज किया जाएगा इस जगह पे। क्लियर? यदि कोई आपको बोले कि 60 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, क्लियर हो गया, और 32 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, और 18 न्यूटन का फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर हो गया? यानी एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, और आपको थोड़ा आसान करते हैं, और इसमें इस डायरेक्शन से 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन से आपको 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मेरा दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, ये जो ब्लॉक ए है ये किधर मूव करेगा? क्लियर हो गया? इधर यदि आपने लिखा है x और इधर आपने लिखा है y, तो किधर मूव करेगा? y की तरफ मूव करेगा। ये तो बता रहे तुम y की तरफ मूव करेगा। कैसे पता चला कि y की तरफ मूव करेगा? ये कैसे पता चला कि y की तरफ मूव करेगा? तो तुम नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे। तो तुम्हारे पास में यहाँ पे
जो नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो उसके लिए सर बताए होंगे। एक तो ये सबसे पहले ये कोप्लेनर वेक्टर, क्यों? एक ही प्लेन में, को मतलब साथ, एक ही प्लेन में ये फोर्स लग रहा है। प्लेन चेंज एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में लग रहा है, यानी कि एक फोर्स एक्स में एक फोर्स वाई में, यहां वो वाली बात नहीं हो रही। यहां पे आपका कोप्लेनर फोर्स लग रहा है। क्लियर हो गया? तो रिजल्टेंट फोर्स जब निकालना होगा तो ये आपका क्या है, तो 60 न्यूटन का फोर्स है, तो एक ही फोर्स हो गया। और ये दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों फोर्स यदि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए। दोनों को क्या करें? जोड़ दे। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो 32 और 18 को जोड़ेंगे तो 50 न्यूटन का फोर्स दोनों का मिला करके इधर लग रहा होगा। क्लियर हो गया? तो 60 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। अब 50 न्यूटन का फोर्स जो होगा ऐसे आपका लग रहा है। तो ज्यादा कौन है? 60 न्यूटन वाला ज्यादा है, तो यानी आपका कितना न्यूटन इधर एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा? तो 10 न्यूटन। तो ये 60 न्यूटन में से 50 न्यूटन को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। बचा कितना न्यूटन? तो 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का नेट रिजल्टेंट फोर्स इस साइड लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये जो 60 न्यूटन आपका 50 न्यूटन आया, इस 50 न्यूटन को इस 60 न्यूटन में आपने घटा दिया। घटाने के बाद बचा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का नेट रिजल्टेंट फोर्स इधर से लगेगा। तो ऑब्जेक्ट इधर एक्स एक्सिस था और इधर एक्स प्लेन और इधर वाई था, तो ऑब्जेक्ट आपका एक्स से किधर चला जाएगा? वाई की तरफ चला जाएगा। क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा किधर लग रहा है? तो इस साइड लग रहा है। तो कितना है? तो 10 न्यूटन का फोर्स है, जो कि इस साइड आपका मूव करवा देगा। कोई डाउट नहीं है। यदि दोनों बराबर हो जाता तब क्या होता? तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाता, तो मूवमेंट नहीं होता, ना इधर y की तरफ मूव करता, ना इधर x की तरफ मूव करता। क्लियर हो गया? तो ये ऑब्जेक्ट इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स है। क्लियर हो गया? अब इसी को यूज कीजिए यहां पे, क्लियर करिएगा। अब यहां पे क्या हो गया, इसी को एकदम वेक्टर रूल से ही यूज करेंगे यहां पे हम लोग। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो ब्लड आया होगा, तो ज्यादा ब्लड आया होगा और कम ब्लड इधर से निकला होगा, तो यहां पे एक प्रेशर डेवलप किया होगा। उस प्रेशर का नाम, वो प्रेशर डेवलप किया है ग्लोमेरुलस में, ये हो गया ग्लोमेरुलस लिख दिया। और वो ब्लड के वाटर के कारण, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नहीं समझ में आया? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और हाइड्रो वर्ड किसके लिए लगता है? वाटर के लिए लगता है। और इसकी जो वैल्यू हुई यहाँ पे जब मेजर किया गया, तो ये 60 mm Hg का प्रेशर है, जो जाना चाह रहा है इधर नीचे की तरफ। अब यहां से मैं बहुत चीज को ये साफ कर दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन सब क्लियर कर रहा हूं यहां से। ये जो 60 mm Hg जो प्रेशर है, इसके कारण प्लाज्मा का जो कंपोनेंट है वो जाना चाह रहा है इधर नीचे। क्लियर हो गया? तो नीचे जाना चाह रहा है, तो ये जाना चाह रहा है कितने से? तो क्लियर करिएगा, ये जाना चाह रहा है 60 mm Hg से। कोई डाउट नहीं है? अब ये जब जाना चाह रहा है, यानी ये तो वाटर है, इधर से ज्यादा ब्लड आया था, और ब्लड में जो होगा वो मोस्टली क्या होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। तो ये यहां एक्यूमुलेट होने के कारण एक प्रेशर डेवलप हो गया वाटर में, उसको वाटर में प्रेशर डेवलप हो गया, उसको हमने बोला ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्लियर हो गया? अब ये जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसका वैल्यू कितना हो गया? 60 mm Hg। अब यहां से इस ब्लड से वाटर जो नीचे जाना चाहेगा, यहां से फिल्ट्रेट होकर के इधर आना चाहेगा, तो ब्लड में प्रेजेंट है प्रोटीन, ब्लड में प्रेजेंट है। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण नीचे आना चाह रहा है। अब उस ब्लड में जो प्रोटीन है वो उसको नीचे जाने नहीं देगा। तो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोले, तो इसको भी नाम से तोड़िए। ग्लोमेरुलस वाला ग्लोमेरुलस में, हाइड्रो का मतलब वाटर, वाटर के कारण प्रेशर।
अब वो प्रेशर तो मैं बार बार बोला कि ये डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर क्या है, ज्यादा, और एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर क्या है, कम। इसके कारण आपका प्रेशर डेवलप किया है। उसी प्रेशर के कारण इधर से ब्लड छनना चाहेगा और छन करके इधर आना चाहेगा। तो वो जो प्रेशर है वहां पे 3 टाइप के प्रेशर डेवलप हुए। एक प्रेशर जो मेन प्रेशर है जो कि फिल्ट्रेशन को बनाएगा, फिल्ट्रेट करवाएगा, उसका नाम है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इसको याद नहीं करना, ये खुद है ग्लोमेरुलस, मतलब ग्लोमेरुलस में होगा, हाइड्रो मतलब क्या हो गया, वाटर, और प्रेशर मतलब प्रेशर। और ये डाटा केवल दिमाग में रखना कि ये 60 mmHg का होगा। तो ब्लड में जो वाटर है वो छन करके नीचे आना चाहेगा, और ब्लड में जो प्रोटीन होगा वो कोशिश करेगा कि इस वाटर को हम छनने नहीं दे। तो इसका मतलब ये जो प्रोटीन है जो कोलाइडल फॉर्मेट पे है, मैं बोला था कि ब्लड एक कोलाइडल सोल्यूशन है, किसके कारण, तो प्रोटीन के कारण। तो ये जो प्रोटीन जो कोलाइडल फॉर्मेट पे है, ये इस वाटर को अपोज करेगा। ये जो फिल्ट्रेट बन रहा है इसको इधर आने नहीं देना चाहेगा। ये हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, तो इसमें अपोजिंग फोर्स लगेगा, और वो जो अपोजिंग फोर्स लगेगा अपोज करेगा। यहां पे देखिए एरो बना रहा है मैं, तो यानी जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसका एरो मेरा ऐसे बना हुआ है, और इसी में एक एरो मैं ऐसे कर रहा हूं जो कि अपोजिंग बताएगा। और ये जो प्रेशर होगा, ये जो अपोज कर रहा है यहाँ पे कि इस फिल्ट्रेट को इधर आने नहीं देना चाह रहा है, इस प्रेशर का नाम हो गया ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। ये हो गया ब्लड कोलाइडल। तो ब्लड इज ए कोलाइडल सोल्यूशन, किसके कारण, तो प्रोटीन के कारण। तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये GHP को अपोज कर रहा है, यानी ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को विरोध कर रहा है कि आप इधर नहीं जाइए, यानी फिल्ट्रेट को इधर जाने से रोक रहा है। कौन रोक रहा है, BCOP रोक रहा है। क्लियर हो गया। तो कितना से रोक रहा है, तो एवरेज यदि हम लोग बोले तो 32 mmHg से रोक रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो यानी 60 से ये फिल्ट्रेट को इधर लाना चाह रहा है, और BCOP यानी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 32 से इसको अपोज कर रहा है। तो यहां पे इसको हम लोग ने बोल दिया ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसको बोल दिया BCOP, अपोज कर रहा है। दूसरा अपोजिंग क्या होगा, ये जो आपका बॉमेंस कैप्सूल है, तो ये तो बॉमेंस कैप्सूल का जो लाइनिंग है ये तो सेल का बना हुआ है। क्लियर हो गया। तो सेल में 70 to 90% वाटर होता है। तो यहां ये जो सेल है ये भी चाहेगा कि मेरे थ्रू फिल्ट्रेट पास नहीं करे, मेरे थ्रू फिल्ट्रेट पास, तो ये भी अपोज करेगा उस फिल्ट्रेट को होने से रोकने के लिए। क्लियर हो गया। तो वो जो फिल्ट्रेट इधर से पास नहीं करे, तो ये कैप्सूल का जो सेल का वाटर होगा वो अपोजिंग प्रेशर लगाएगा। तो ये जो ये भी एक अपोजिंग प्रेशर इधर से लगाएगा, तो इसको बोलते कैप्सूलर, इसको बोलेंगे कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, CHP। कैप्सूलर मतलब बॉमेंस कैप्सूल, हाइड्रोस्टेटिक मतलब वाटर हो गया, प्रेशर। तो इसका मतलब 2 अपोजिंग प्रेशर हो गया, एक BCOP हो गया ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा क्या हो गया, CHP। क्या फुल फॉर्म हुआ इसका, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो 18 mmHg। तो यानी इसका मतलब हो गया कि 32 mmHg और 18 mmHg यानी दोनों मिलकर के 50 mmHg विरोध कर रहा है कि किसको, GHP को, यानी ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि 60 mmHg का, इसका विरोध कर रहा है। और यही जो प्रेशर है यही यहां पे क्या करेगा, फिल्ट्रेट करवाएगा। क्या कराएगा, फिल्ट्रेट। तो यदि ये दोनों प्रेशर नहीं लगता अपोजिंग प्रेशर, तो इधर जो हमारा फिल्ट्रेट तैयार होता वो कितने प्रेशर से तैयार होता, तो 60 mmHg से, यानी ज्यादा प्रेशर लगता तो ज्यादा फिल्ट्रेट बनता। और ये दोनों अब क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, किसको, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को। तो अब अपोज कर रहा है, तो ये 60 mmHg को अपोज कर दिया, 32 और 18 यदि आप जोड़ दो तो 50 mmHg अपोज कर दिया। तो अब जो इधर फिल्ट्रेट होगा तो 10 mmHg से,
32 और 18 आप जोड़ दिया तो 50 mmHg हो गया। और ये अब क्या हो गया कि 60 में से 50 घटा दिए तो 10 mmHg से अब इधर फिल्ट्रेट बनेगा। तो अब प्रेशर कम हो गया, 10 mmHg हो गया, तो फिल्ट्रेट धीरे धीरे बनेगा। यदि 60 से बनता तो ज्यादा फिल्ट्रेट बनता, ज्यादा तेजी से बनता। और अब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड स्लो डाउन। तो इसका मतलब हो गया कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का यदि कोई बात बोले कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, चलिए यहां तो आपको दिखा दिया, ये हो गया बीसीओपी और इधर से एक और अपोजिट प्रेशर था सीएचपी यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और एक अपोजिंग फोर्स था ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण, तो प्रोटीन के कारण, प्लाज्मा प्रोटीन के कारण। और सीएचपी किसके कारण, तो कैप्सूल के वाल के कारण। ये जो कैप्सूल है बॉमेंस कैप्सूल, इसके वाल के कारण। क्लियर हो गया, ये वाल भी अपोज कर रहा है, फिल्ट्रेट को अपने से होकर के जाने नहीं देना चाह रहा है। क्लियर हो गया। तो दो अपोजिंग फोर्स है जिसका नाम है बीसीओपी एंड सीएचपी, और एक सपोर्टिंग फोर्स है फिल्ट्रेशन का जो कि जीएचपी, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो बोले फिल्ट्रेशन का सपोर्टिंग फोर्स का नाम क्या है, तो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और अपोजिंग फोर्स का क्या नाम है, तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो किसके कारण एक्सर्ट किया जाएगा, तो ब्लड के, प्लाज्मा के, प्रोटीन के कारण। कोई डाउट नहीं है। और सीएचपी क्या है, तो कैप्सूल, यानी कैप्सूल किसका, बॉमेंस कैप्सूल का जो वाल है उसके कारण अपोज किया जाएगा, फिल्ट्रेट को होने नहीं देगा। ये क्लियर हो गया। तो अब यहां पे यदि हम लोग बात करें कि कितना प्रेशर से इधर ब्लड फिल्ट्रेट होगा, तो ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा दिया जाएगा, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलेंगे उसको। तो यदि हम लोग का नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात किया जाए, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की यदि बात किया जाए, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का यदि बात किया जाए, तो ये प्रेशर मेरा क्या होगा, तो जीएचपी माइनस बीसीओपी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और माइनस सीएचपी। क्लियर हो गया। ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50, इसका वैल्यू हो जाए 50 हो जाएगा ना, नहीं 60 होगा। वेरी गुड। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपका कितना आएगा, 10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60, और बीसीओपी का जो वैल्यू होगा, ये एवरेज वैल्यू क्या था 32, तो माइनस का माइनस लिख दिया, और ये जो माइनस सीएचपी है तो यहां माइनस लिख दिया, और इसका वैल्यू एवरेज क्या था 18। दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ करके 50 हो जाएगा। ये हो गया 60, अब 32 माइनस 32 और माइनस 18, तो दोनों सेम साइन है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया 50, और 60 में से 50 गया तो क्या हो गया 10, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो गया 10। तो यानी 10 जो हो जाएगा 10 mmHg, 10 mmHg, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा। तो आपको यदि कोई बोले कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा वो कितना mmHg का होगा, तो 10 mmHg का होगा। 10 mmHg से यहां से फिल्ट्रेशन आपका होगा। कोई डाउट इसमें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब ये बड़ी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में आपका कहीं कहीं पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है 10 mmHg से 20 mmHg तक लिखा हुआ रहता है। इसके बीच वाला भी कोई डाटा आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का रेंज लिखा रहता है कितना से, 10 mmHg से लेकर के 20 mmHg तक। लेकिन यदि आपको बोले कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालते कैसे हो, तो जो मेन प्रेशर होता है फिल्ट्रेशन का वो है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसी में दो नेगेटिव वाले को घटा देते हैं। बीसीओपी, ये चलिए इसका फुल फॉर्म कर देते हैं। ये जो जी से हो गया ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और एस से हो गया हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया हाइड्रोस्टेटिक, और पी से हो गया प्रेशर। क्लियर हो गया। बी से हो गया ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से हो गया कैप्सुलर, कैप्सुलर। क्लियर। एस से हो जाएगा, दिख रहा होगा कैप्सुलर, बड़ा लिखना पड़ेगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा चलिए, बड़ा लिखने के लिए, अच्छा ये चलिए फुल फॉर्म यहां से अभी हटाते हैं, बड़ा लिखेंगे तभी आपको दिखेगा, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन ये तो दिख रहा होगा ना कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम लोग निकालते कैसे हैं। ये आपका हो गया ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से बीसीओपी एंड सीएचपी को दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे तो वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का रेंज कहां से लेंगे, तो 10 mmHg से लेकर के 20 mmHg तक लिया जा सकता है। क्लियर हो गया।
कोई डाउट इसमें नहीं। आइए तो सब लोग इसको बड़ा करके लिखते हैं। ये जो आपने लिखा है यहाँ पे GHP जो आपने लिखा है, तो ये GHP क्या है? तो ये GHP आपने जो लिखा है जिसका वैल्यू था 50 mmHg, 50 था ना, अच्छा 60 mmHg था, तो 60 mmHg जिसका वैल्यू था, 60 mmHg जिसका वैल्यू था, इसका फुल फॉर्म क्या था? तो G से हो गया ग्लोमेरुलस, S से हो गया हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोस्टेटिक, अब P से हो गया प्रेशर। कोई डाउट नहीं है। BCOP आपका आया, ये जो BCOP है ये तो हो गया आपका। तो BCOP का जो फुल फॉर्म हुआ BCOP, तो B से हो गया ब्लड, C से हो गया कोलाइडल, और O से हो गया ऑस्मोटिक, P से हो गया प्रेशर। एवरेज वैल्यू बता सकते हैं इसका? एवरेज प्रेशर कितना होगा? 32 mm। BCOP का भी फुल फॉर्म हो गया CHP, C से हो गया कैप्सूलर, कौन किसका कैप्सूल? वोमेन्स कैप्सूल, और S से हो गया हाइड्रोस्टेटिक, अब P से हो गया प्रेशर। कोई डाउट नहीं, यहां पे फुल फॉर्म आपका कर दिया गया और बता दी गया कि नेट जो फिल्ट्रेशन मेरा तैयार होगा वो कितने प्रेशर से तैयार होगा? तो 10 mmHg से होगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू GHP माइनस BCOP माइनस CHP। CHP का वैल्यू 18 mmHg और BCOP का वैल्यू 32 mmHg। एक्चुअली वो जो आपने लिखा था नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का जो फॉर्मूला लिखा था, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का जो फॉर्मूला लिखा था GHP माइनस BCOP माइनस CHP, ये दिख रहा होगा। तो ये जो आप माइनस माइनस लगाए हो ना, ये माइनस इसलिए लगाए हो क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। ये नहीं कि ये जो BCOP है वो नेगेटिव प्रेशर है, सक्शन प्रेशर नहीं है। ये BCOP भी पॉजिटिव प्रेशर है और CHP भी पॉजिटिव प्रेशर, लेकिन डायरेक्शन क्या? उल्टा। और जब भी डायरेक्शन, जैसे ये दोनों का डायरेक्शन ऐसे है और GHP का डायरेक्शन ऐसे है, तो GHP का डायरेक्शन नीचे के तरफ है और ये दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसको हमने मान लिया, GHP को पॉजिटिव मान लिया, तो ये डायरेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे माइनस माइनस तुम कर दियो। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये नहीं कि BCOP नेगेटिव प्रेशर है या CHP नेगेटिव प्रेशर, ऐसा कोई बात नहीं है दोनों पॉजिटिव प्रेशर, लेकिन डायरेक्शन GHP का के रिस्पेक्ट में क्या? अपोजिट, इसलिए कि दोनों में क्या कर दिया? माइनस। और दोनों चूंकि BCOP और CHP एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए कि दोनों को जोड़ा जा सकता है। क्लियर हो गया? और GHP अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कि दोनों को जोड़ के उसमें घटा दिया।